वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। तो यहाँ पर आप एक रिबन देख सकते हैं। ये पिंक कलर का रिबन होता है और ये किसे शो करता है? ब्रेस्ट कैंसर को शो करता है। तो ब्रेस्ट कैंसर वीक कब सेलिब्रेट किया जाता है? अक्टूबर के महीने में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ हम डेफिनेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन देखने से पहले एक बार हम ब्रेस्ट की एनाटॉमी देख लेते हैं। तो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है ब्रेस्ट की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोब्यूल्स होते हैं और लोब्यूल्स में क्या होता है? मिल्क का फॉर्मेशन होता है। फिर वो डक्ट के थ्रू कहाँ पर आ जाता है? यानी एम्पुला के अंदर आ जाता है, जो वाइडर पार्ट दिख रहा होगा डक्ट के अंदर। इसे हम क्या बोलते हैं? एम्पुला। तो ये डक्ट होती है, ये एम्पुला होता है और फिर निप्पल के थ्रू सक आउट कर लिया जाता है। यहाँ पर साइडों में ये फैट होती है और पीछे की तरफ हम देखें तो चेस्ट मसल्स होती है और ये जो वाइट स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं ये रिब्स होती है, रिब्स बोन। तो चलिए हम डेफिनेशन देखते हैं। ब्रेस्ट कैंसर इज ए मालिग्नेंट ग्रोथ दैट बिगन्स इन द टिश्यू ऑफ द ब्रेस्ट। यानी ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर जब मालिग्नेंट ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, यानी कैंसरस ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। तो हम नीचे की तरफ देखते हैं। कैंसर इज ए डिजीज इन विच एबनॉर्मल सेल ग्रो इन अनकंट्रोल वे। यानी जो एबनॉर्मल सेल होती है वो अनकंट्रोल वे में ग्रो करना शुरू कर देती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? कैंसर बोल देते हैं। यानी अनकंट्रोल और एबनॉर्मल सेल रैपिडली जब ग्रो करती है और वो एक ट्यूमर की फॉर्म बना लेती है, उसे हम क्या बोलते हैं? कैंसर बोल देते हैं। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइप ऑफ कैंसर, यानी टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो हमने नॉर्मल ब्रेस्ट देख लिए, ये लोब्यूल्स होते हैं, यहाँ पर डक्ट होती है और फिर ये निप्पल होता है। ये एक नॉर्मल ब्रेस्ट है। अब हम कैंसर देख लेते हैं। तो अगर डक्ट के अंदर कैंसर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट कैन डक्टल ब्रेस्ट कैंसर। और लोब्यूल में अगर कैंसर होता है तो लोब्यूल ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। अगर लोब्यूल्स के अंदर और डक्ट के अंदर दोनों के अंदर ही कैंसर होता है तो हम उसे बोलते हैं मिक्स ब्रेस्ट कैंसर। या कोई इन्फ्लामेशन के कारण अगर ब्रेस्ट कैंसर होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर। तो ये टाइप्स होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब हम इन्हें और देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर को। ये दो तीन भागों में डिवाइड किया हुआ है, यानी बांटा गया है। इन्वेसिव, नॉन इन्वेसिव और अदर्स में। यहाँ पर इन्वेसिव में हम दो टाइप्स में देखेंगे। यहाँ पर लोबुलर कैंसर होता है और डक्टल कैंसर होता है। ये इन्वेसिव में आता है। इन्वेसिव वो होता है जो खतरनाक कैंसर होते हैं, जो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में फैल जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं? इन्वेसिव। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। नॉन इन्वेसिव कौन से होते हैं? एक होता है लोबुलर कार्सिनोमा इन सितु एंड डक्टल कार्सिनोमा इन सितु। यानी ये एक ही जगह पर लोब्यूल्स में और कहाँ पर? डक्ट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ये दूसरे पार्ट्स में नहीं फैलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन इन्वेसिव। यहाँ पर दो अदर्स में आते हैं दो टाइप्स। एक तो है पैगेट, जो होता है पैगेट ब्रेस्ट कैंसर, यानी जो निप्पल है, निप्पल में इचिंग वगैरह हो जाना, तो इस तरह की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? पैगेट्स। इन्फ्लामेशन और इचिंग वगैरह, और जो निप्पल्स होता है वो फ्लैट हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, किसी बैक्टीरिया या वायरस के दौरान इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमें कैंसर देखने को मिलता है। और भी बहुत कारण हो सकते हैं। तो चलिए आगे की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे नॉन इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर, यानी नॉन इन्वेसिव कौन से होते हैं? व्हेन कैंसर रिमेन विद इन द डक्ट, यानी डक्ट के अंदर, या आप एक और वर्ड लिख लीजिए यहाँ पर, लोब्यूल। डक्ट के अंदर या लोब्यूल के अंदर जब कैंसर होता है, इट इज़ कॉल्ड एज नॉन इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर। यानी जब जो कैंसर होता है डक्ट के अंदर ही रहता है या फिर लोब्यूल के अंदर ही रहता है, उस कैंसर को हम क्या बोलते हैं? नॉन इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर। इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर किन्हें बोलते हैं?
जो ब्रेस्ट कैंसर यानी जो कैंसर एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता है या एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स में चला जाता है, वो कौन से होते हैं? फैलने वाले कैंसर होते हैं, जिन्हें हम इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। अब हम इसके टाइप्स देख लेते हैं इन्वेसिव के। इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर के कई टाइप है। तो पहला टाइप्स होता है डक्टल कार्सिनोमा, इनफिल्ट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा। ये 75% केसेस में पाया जाता है। द ट्यूमर अराइज फ्रॉम द डक्ट सिस्टम, यानी ये कहाँ पर होता है? डक्ट डक्ट के अंदर होता है, जो मिल्क को लेकर के बाहर की तरफ आती है, वो डक्ट, उसके अंदर ये कैंसर देखने को मिलता है। और ये कहाँ पर जाता है? इन्वेड इन सराउंडिंग टिश्यू, और कहाँ पर? ये दूसरे टिश्यू में जाने लगता है। सॉलिड इरेगुलर, यानी सॉलिड इरेगुलर मास इज प्रेजेंट इन द ब्रेस्ट, यानी जो ब्रेस्ट के अंदर क्या होगा? सॉलिड सा फील होगा और इरेगुलर फील होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? सॉलिड इरेगुलर मास देखने को मिलेगा किसके अंदर? डक्टल कार्सिनोमा के अंदर। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम और टाइप्स देख लेते हैं। इनफिल्ट्रेटिंग लोबुलर कार्सिनोमा, ये 5 से 10% केसेस में पाया जाता है। और ट्यूमर अराइज फ्रॉम द लोबुलर इपिथेलियम, यानी कहाँ पर देखने को मिलता है? लोबुलर इपिथेलियम, यानी लोब में देखने को मिलता है। और ये क्या होने लगता है? थिकनिंग इन द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट में इसकी वजह से मोटाई देखने को मिलती है। एक होता है मेडुलरी कार्सिनोमा। मेडुलरी, ये 5% केसेस में पाया जाता है। और कहाँ पर देखने को मिलता है? डक्ट के अंदर, कैप्सूल के अंदर देखने को मिलता है मेडुलरी कार्सिनोमा। यहाँ पर एक म्यूसिनियस कार्सिनोमा, ये कहाँ पर देखने को मिलता है? ये 3% केसेस में देखने को मिलता है। और ये मोस्टली जो मेनोपॉजल वुमेन होती है, जो जो महिलाएं, एज्ड महिलाएं होती है या मेनोपॉज हो चुका होता है उनका, यानी एमसी आना बंद हो गई है, तो तब देखने को ये मिल सकता है। या फिर 75 से ज़्यादा उसकी एज हो गई है, तब देखने को मिल सकता है। और ये जो कैंसर होता है म्यूसिनियस कार्सिनोमा, ये स्लो ग्रोइंग होता है। द ट्यूमर इज़ आल्सो स्लो ग्रोइंग, यानी बहुत धीरे धीरे ये बढ़ता रहता है। ट्यूबुलर डक्टल कार्सिनोमा, ये इट अकाउंट्स फॉर अबाउट 2% ऑफ ऑल ब्रेस्ट कैंसर। यानी ट्यूबुलर, यानी जो ट्यूब यानी डक्ट के अंदर जब होता है, तो ये कितने परसेंट केसेस में देखने को मिलता है? 2% केसेस में देखने को मिलता है। एक होता है इन्फ्लामेटरी कार्सिनोमा, ये किसी मतलब 1 से 2% देखने को मिलता है। और ये रेयर होता है, रेयर ही देखने को मिलता है, 1 से 2%, जिसमें क्या देखने को मिलेगा? डिफ्यूज एडिमा, एडिमा वगैरह, स्वेलिंग वगैरह देखने को मिलेगी। तो आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने बताया ये लोब्यूल्स होते हैं यहाँ पर, और ये डक्ट होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर दो तरह के कैंसर होते हैं, एक तो फैलने वाला इन्वेसिव, और एक यहीं पर जो रहता है उसे बोलते हैं नॉन इन्वेसिव। तो यहाँ पर देखते हैं 4 टाइप्स के होते हैं कॉमन टाइप्स। डक्टल कार्सिनोमा इन सितु, यानी ये फैलेगा नहीं, यहीं पर रहेगा डक्ट के अंदर। लोबुलर कार्सिनोमा इन सितु, ये भी फैलने वाला नहीं है, नॉन इन्वेसिव है। अब आते हैं इन्वेसिव, डक्टल कार्सिनोमा इन्वेसिव, यानी इन्वेसिव होता है डक्ट के अंदर। एक होता है इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा, लोब के अंदर क्या होता है? ये फैल जाता है दूसरे पार्ट्स में भी, ये इन्वेसिव होता है लोबुलर कार्सिनोमा। तो डक्ट के अंदर होता है और लोब्यूल्स के अंदर होता है। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे प्रोग्रेशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, यानी कैसे धीरे धीरे क्या होता है? कैंसर बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर ये नॉर्मल हमने ब्रेस्ट की बात की, अब हम देखते हैं कैंसर। ये हमने यहाँ से ये वाला हिस्सा यहाँ पर ले लिया, तो उठा लिया। तो यहाँ पर लोब लोब के अंदर कैंसर देखने को मिलता है, डक्ट के अंदर कैंसर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक हमने क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया इसका, डक्ट का। तो यहाँ पर ये नॉर्मल है, डक्ट वॉल भी नॉर्मल है, और नॉर्मल सेल का अरेंजमेंट है यहाँ पर है। अब यहाँ पर ये सेल क्या हो जाती है? हाइपरप्लेजिया हो जाता है। हाइपरप्लेजिया यानी सेल्स बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगती है, जो एबनॉर्मल सेल होती है यहाँ पर। तो इसे हम क्या नाम देते हैं? बिनिगन। यानी एक ही जगह पर जब कैंसरस ग्रोथ देखने को मिलती है, उसे हम बिनिगन बोलते हैं। अगली इमेज में हम मैं
इसे और अच्छे से क्लियर करूँगा। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिनिगन है, ये मालिग्नेंट। बिनिगन वो कैंसर होते हैं जो एक ही जगह पर डेवलप होते हैं, और मालिग्नेंट वो कैंसर होते हैं जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में फैल जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मालिग्नेंट। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये नॉर्मल डक्ट वॉल थी और नॉर्मल थी। यहाँ पर हाइपरप्लेजिया हो गया, यानी सेल के जो नंबर थे वो इंक्रीज होने शुरू हो गए और एबनॉर्मल सेल बढ़ने लगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, बिनिगन कैंसर बोलते हैं, यानी बिनिगन ग्रोथ। फिर यहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी तो इन सितु में आ जाएगा, यानी कैंसर सेल इनसाइड डक्ट वॉल। डक्ट वॉल के अंदर क्या हो जाएगी, कैंसर सेल बढ़ जाएगी। अब आता है इन्वेसिव। इन्वेसिव में क्या होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो एबनॉर्मल सेल है वो ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी और वो बाहर की तरफ निकलने लगेगी डक्ट से, यानी अदर पार्ट्स में जाने लगेगी। तो ये इन्वेसिव में आ जाता है। और यहाँ पर होता है मेटास्टेसिस, यानी मेटास्टेसिस का मतलब होता है जब कैंसर एक पार्ट से दूसरे बॉडी के पार्ट्स में फैलना शुरू हो जाए, उस कंडीशन को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। इसे ही हम क्या बोलते हैं, मालिग्नेंट टाइप का कैंसर। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम स्टेज देखेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर की स्टेज कौन कौन सी होती है। तो स्टेज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, फर्स्ट स्टेज में कहा गया है इट कंसिस्ट ऑफ ट्यूमर लेस देन 2 सेंटीमीटर, यानी ट्यूमर जो है वो 2 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए और लिम्फ नोड में नहीं जाना चाहिए वो, और मेटास्टेसिस नहीं यानी होना चाहिए, यानी मेटास्टेसिस नहीं होना चाहिए, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स में नहीं जाना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेज का कैंसर होता है। सेकंड स्टेज में क्या होता है, यानी जो ट्यूमर होता है वो 2 सेंटीमीटर से बड़ा होता है और 5 सेंटीमीटर से छोटा होता है, यहाँ पर भी मेटास्टेसिस नहीं होना चाहिए। थर्ड स्टेज में क्या होता है, 5 सेंटीमीटर से बड़ा होता है और कोई भी साइज हो सकता है, 5 सेंटीमीटर से बड़ा कोई भी साइज हो सकता है, वो थर्ड स्टेज में आता है। वहाँ पर भी क्या, मेटास्टेसिस नहीं होना चाहिए। फोर्थ स्टेज में क्या होता है, यहाँ पर कोई भी साइज का ट्यूमर हो सकता है और वो कहाँ पर मेटास्टेसिस होना शुरू हो जाए, यानी जो दूसरे बॉडी के पार्ट्स हैं वहाँ पर भी फैलना शुरू हो जाए, वो फोर्थ स्टेज में होता है। यहाँ पर पिक्चर के माध्यम से, इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक रेड कलर का डॉट दिख रहा होगा। तो यहाँ पर इसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्टेज। यहाँ पर ये और बढ़ा तो इसे हम सेकंड स्टेज बोलते हैं। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर से भी बड़ा हो गया तो यहाँ पर हम थर्ड स्टेज बोलेंगे, और बॉडी के अदर पार्ट्स में भी जाने लगा, इसे हम क्या बोलेंगे, फोर्थ स्टेज बोलेंगे। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब हम देखते हैं क्या क्या कॉजेज़ है या रिस्क फैक्टर है जो जिनकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिलता है। तो फैमिली हिस्ट्री हो सकती है कोई भी, या जीन का म्यूटेशन हो सकता है, जीन जो होते हैं वो म्यूटेशन हो जाता है उनके अंदर, और तब ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिलता है। लेट चाइल्ड बियरिंग, यानी जो महिलाएं एडवांस एज में, यानी बहुत ज़्यादा एज में, 35 प्लस एज में जो प्रेगनेंसी कंसीव करती है, तो तब ये देखने को मिल सकता है। या अर्ली मेंस्ट्रुएशन हो, एमसी जो है वो जो टाइम से पहले ही आ जाना, तब हो सकता है। या लेट मेनोपॉज हो, लेट मेनोपॉज यानी जो जैसे 45 या 50 की उम्र में महिलाओं को क्या हो जाता है, मेनोपॉज हो जाता है, और यहाँ 65 या 60 की उम्र में हो जाता है, तो तब देखने को मिल सकता है। या फिर कोई भी महिला है वो फैटी टाइप की है या ओबेसिटी है, तो तब देखने को मिल सकता है। इंक्रीज ब्रेस्ट डेंसिटी, यानी ब्रेस्ट डेंसिटी इसमें इंक्रीज हो जाती है, तब देखने को मिल सकता है, यानी ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट हो जाना, तो तब ये देखने को मिल सकता है। या प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जो महिलाएं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल करती है तो उन्हें भी ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिलता है। या फिर कुछ महिलाओं को हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी चल रही हो, मेनोपॉज के बाद ही चलती है हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी HRT। या फिर कोई महिलाएं स्मोकिंग करती है या तंबाकू च्यूइंग करती है या अल्कोहल लेती है, तो तब भी ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिल सकता है। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं।
यहाँ पर हम सिम्टम देखेंगे क्या क्या सिम्टम या साइन हमें शो होगे ब्रेस्ट कैंसर के अंदर, या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी हम इसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, निप्पल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, या तो इसमें ब्लड आता होगा या फिर क्लियर सीरस फ्लूइड आता होगा। निप्पल यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर ब्लड आ रहा है निप्पल के थ्रू, और निप्पल रिट्रैक्शन यानी निप्पल जो है वो अंदर की तरफ चला जाएगा, उसे निप्पल रिट्रैक्शन देखने को मिलेगा। और थिकनिंग फर्म लिम्फ और थिकनिंग ऑफ ब्रेस्ट यूजुअली पेनलेस, यानी मोटाई देखने को मिलेगी और पेनलेस होगी वो। अल्सर अडीमा देखने को मिलेगा। ऑरेंज पील स्किन मिलेगी, यानी ऑरेंज कलर की स्किन हो जाएगी अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो। यहाँ पर ब्रेस्ट एसिमेट्री हो जाएगी, यानी जो ब्रेस्ट है, दो ब्रेस्ट होती है तो एक एक का साइज नॉर्मल रहेगा और एक का एबनॉर्मल हो जाएगा, तो ये ब्रेस्ट एसिमेट्री देखने को मिलेगी। और डिम्पल ऑन द स्किन, यहाँ पर डिम्पल देखने को मिलेगा स्किन पर ब्रेस्ट के अंदर। तो यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलेगी। या फिर इसमें क्या होगा, अनयूजुअल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, ये यहाँ पर निप्पल डिस्चार्ज इसे बोलते हैं। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है या होने की संभावना है। कंफर्म तो डायग्नोस ही करता है। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम डायग्नोस देखेंगे कि क्या क्या हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे कैंसर को पता करने के लिए। तो पहले हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, मैमोग्राफी करेंगे। मैमोग्राफी कैंसर को देखने के लिए, तो मैमोग्राफी क्या क्या होती है आगे मैं दिखाता हूँ। ये इस टाइप की जो मशीन होती है इसे हम क्या बोलते हैं, मैमोग्राफी बोलते हैं, जिससे कैंसर का या ब्रेस्ट में एबनॉर्मेलिटी का पता लगता है। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर मैमोग्राफी बायोप्सी देखेंगे कि किस टाइप का कैंसर है। अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं इसमें। गलेक्टोग्राम क्या होता है, हम विजुअलाइज कर सकते हैं। ये गलेक्टोग्राम की इमेज है। यहाँ पर हम डक्ट को देख सकते हैं, कुछ भी कॉन्ट्रास्ट को हम इंसर्ट करेंगे और फिर उसका एक्सरे वगैरह करेंगे, तब ये इस तरह की इमेज देखने को मिलेगी। एक्सरे करेंगे, एक्सिलरी नोड सैम्पलिंग करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं एक्सिलरी नोड सैम्पलिंग, इसे डायग्नोस करने के लिए कैंसर को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेजेस में। तो आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बोन स्कैन कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं, ब्लड यानी सीबीसी कर सकते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, लिवर फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं, चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, टोटल सीरम फॉस्फेट लेवल, सीटी स्कैन ऑफ चेस्ट एब्डोमेन एंड पेल्विस। इनका हम क्या कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं, या एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर ऐसे भी कर सकते हैं। इनकी वजह से भी क्या हो सकता है, कैंसर का पता लगाया जा सकता है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अब हम मैनेजमेंट की तरफ चलते हैं। मैनेजमेंट देख लेते हैं कि अगर कैंसर हो चुका है तो क्या क्या हम उसका मैनेजमेंट करेंगे। तो कीमोथेरेपी करेंगे सबसे पहले, यानी इट रिफर टू टॉक्सिक ड्रग टू डेस्ट्रॉय कैंसर सेल, यानी टॉक्सिक ड्रग को हम देंगे इसमें, क्यों देंगे, डेस्ट्रॉय कैंसर सेल को डेस्ट्रॉय करने के लिए। ब्रेस्ट कैंसर इज ए सॉलिड ट्यूमर इज मोस्ट रेस्पॉन्सिव टू कीमोथेरेपी, यानी ब्रेस्ट कैंसर जो होता है वो सॉलिड ट्यूमर होता है, वो मोस्ट रेस्पॉन्सिव होता है किसके, कीमोथेरेपी के, यानी कीमोथेरेपी जो सॉलिड ट्यूमर होता है उस पर एक्ट करता है, या जो फास्ट ग्रोइंग सेल है उन पे एक्ट करता है कीमोथेरेपी। देयर आर कम्बिनेशन ऑफ ड्रग विच इज़ मोस्ट बेनिफिशियल, यानी एक कम्बिनेशन ड्रग का कम्बिनेशन दिया जाता है जो बेनिफिशियल होता है। जैसे कौन कौन सी ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है, साइक्लोफॉस्फेमाइड, मेथोट्रेक्सेट एंड 5-फ्लोरोयूरासिल, 5FU बोलते हैं जिसे। तो ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर साइक्लोफॉस्फेमाइड, इपिरोबिसिन एंड 5FU यानी फ्लोरोयूरासिल, या फिर होता है डोक्सोरोबिसिन एंड साइक्लोफॉस्फेमाइड, ये चीज़ें इसमें दी जाती है। अब हम इसके इंडिकेशन देख लेते हैं कि कब कब हम कीमोथेरेपी का यूज़ करते हैं, यानी तो लार्ज ट्यूमर हो तब हम कीमोथेरेपी दे सकते हैं।
पॉजिटिव लिम्फ एडिमा हो तब दे सकते हैं, या पुअर प्रोग्नोसिस फैक्टर हो तब हम इसे केमोथेरेपी को दे सकते हैं। अब कीमोथेरेपी का जो साइड इफ़ेक्ट है वो क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले एलोपेशिया देखने को मिलेगा, यानी उसके जो पेशेंट के बाल गिरने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो कीमोथेरेपी का एक्शन होता है, जितनी भी फास्ट ग्रोइंग सेल होती है बॉडी के अंदर, जैसे हेयर्स हो गए, नेल्स हो गए, या फिर स्पर्म हो गए, तो ये फास्ट ग्रोइंग सेल्स होती है, इन पर एक्ट करता है कीमोथेरेपी। और अगर जब हम कीमोथेरेपी चलाते हैं किसी भी पेशेंट को, तो सबसे पहले जो फास्ट ग्रोइंग सेल होती है उन पर एक्ट करता है, और इसी वजह से क्या देखने को मिलता है, एलोपेशिया यानी हेयर लॉस देखने को मिलता है, फटीग देखने को मिलता है, स्टोमेटाइटिस देखने को मिलता है। स्टोमेटाइटिस क्या होता है, यानी मुंह में अल्सर वगैरह हो जाते हैं, इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसे बोलते हैं। प्री मैच्योर मेनोपॉज देखने को मिल सकता है, एंजाइटी, डिप्रेशन और बोन मैरो सप्रेशन। और इसमें आप एक और ऐड कर लीजिएगा, इसमें इनफर्टिलिटी देखने को मिल सकती है। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ये था कीमोथेरेपी। यहाँ हम देखेंगे रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में हम क्या क्या देंगे, रेडिएशन का इस्तेमाल करेंगे। प्राइमरी रेडिएशन थेरेपी, हाई डोज ब्रैकीथेरेपी और पैलेटिव रेडिएशन थेरेपी, ये हम थेरेपी इसमें देंगे रेडिएशन थेरेपी। यहाँ आप देख सकते हैं रेडिएशन थेरेपी में ये रेडिएशन मशीन है, ये हाई एनर्जी रेडिएशन का प्रोड्यूस करके ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करती है। तो ये रेडिएशन का इस्तेमाल करके ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करती है। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट देखते हैं। साइड इफ़ेक्ट ऑफ रेडिएशन थेरेपी, माइल्ड फटीग होगा, सोर थ्रोट होगा यानी गला दुखेगा उसमें, ड्राई कफ होगी यानी खांसी देखने को मिलेगी, एनोरेक्सिया इसमें भूख नहीं लगेगी, और अडीमा देखने को मिलेगा, अडीमस यानी स्वेलिंग देखने को मिलेगी एक्सट्रीमिटीज़ यानी हाथों और पैरों में। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब हम इसमें देखेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या क्या देखने, मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी। अब इसमें क्या होता है, इट इज़ परफॉर्म टू ट्रीट इन्वेसिवनेस, यानी इन्वेसिवनेस को क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। यानी अगर कैंसर ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसे उसे सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है। दिस प्रोसीजर इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ द एंटायर ब्रेस्ट टिश्यू, यानी पूरी ब्रेस्ट को, जो आप इमेज में देख सकते हैं एक बार, यहाँ पर ये कैंसर हो गया है तो यहाँ पर पूरी ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया, यानी इसमें क्या होता है, रिमूव कर दिया जाता है पूरी ब्रेस्ट को। यहाँ पर देख सकते हैं पूरी ब्रेस्ट रिमूव हो गई। और यहाँ पर क्या रहता है, इट मॉडिफाई रेडिकल मास्टेक्टोमी द पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर। ये जो मसल्स होती है, जो चेस्ट वॉल होती है, जिसे चेस्ट मसल्स बोलते हैं, तो वे वो सिर्फ क्या होती है, बची हुई रहती है यहाँ पर। माइनर मसल्स आर लेफ्ट इंटैक्ट, यानी वो मसल्स यहाँ पर जो चेस्ट मसल्स होती है वो ही रहती है, बाकी जो ब्रेस्ट को रिमूव कर देते हैं। तो ये आप इमेज में देख सकते हैं। टोटल मास्टेक्टोमी क्या होता है, इट इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट, यानी इसमें ब्रेस्ट को रिमूव कर देते हैं, निप्पल एरियोला कॉम्प्लेक्स को। ए टोटल मास्टेक्टोमी आल्सो भी परफॉर्म इन कंजेशन विद सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी, यानी इसमें क्या करते हैं हम, एक तो मास्टेक्टोमी यानी ब्रेस्ट को रिमूव कर देते हैं, निप्पल एरियोला को, और इसमें क्या करते हैं हम, लिम्फ नोड बायोप्सी करते हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कैंसर कहाँ तक फैला है, या फैला है या नहीं, तो वो हम इससे पता कर सकते हैं। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे ब्रेस्ट, एक बार पीछे देखना, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो टोटल मास्टेक्टोमी है, यहाँ पर ये जो हम यहाँ पर रिमूव करके ब्रेस्ट को, यहाँ पर ये सैम्पलिंग करते हैं लिम्फ नोड की, यहाँ पर ये इमेज में आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे ब्रेस्ट कंजर्वेशन थेरेपी, यानी ब्रेस्ट को बचाया, जिसमें ब्रेस्ट को या ब्रेस्ट टिश्यू को बचाया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो वाइड एक्सिजन पैराइटल पार्शियल और सेगमेंटल मास्टेक्टोमी इज टू बी एक्सरसाइज द ट्यूमर इन ब्रेस्ट कम्प्लीटली, यानी इसमें कहा गया है कि जो ब्रेस्ट होती है वहाँ से सिर्फ उतना ही पार्ट हम निकालते हैं जिसमें कैंसर होता है, बाकी ब्रेस्ट को जो कि तो रहने दिया जाता है। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ पर कैंसर है, इसे रिमूव कर दिया,
तो इस तरह से आपको दिखेगा, यानी पूरी ब्रेस्ट बच गई इसमें। तो यहाँ पर कंजर्वेशन थेरेपी दी जाती है, ब्रेस्ट कंजर्वेशन, ब्रेस्ट को बचाया जाता है, ना कि पूरा निकाला जाता। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट, यानी नर्स होने के नाते हम क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो असेस द वुमेन फॉर साइन ऑफ लिम्फेडिमा सच एज एडिमा इन हैंड, यानी जो नर्स है वो असिस करेगी वुमेन को कि उसमें एडिमा, उसके हाथों में या पैरों में कोई एडिमा वगैरह या स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है। परफॉर्म पैसिव और असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर, यानी परफॉर्म करवाएगी पेशेंट को ऐसी एक्सरसाइज जो उसकी जो मोशन है वो प्रॉपर हो सके और कॉन्ट्रैक्चर से बचा जा सके। जैसे कॉन्ट्रैक्चर क्या होता है, जैसे शॉर्टनेस हो जाती है या मसल्स स्पाज्म हो जाता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, उसे कॉन्ट्रैक्चर बोलते हैं। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है, मोशन एक्सरसाइज करवाई जाती है पेशेंट को। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, यानी पेशेंट को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करता रहे टाइम टाइम पर, यानी कुछ टाइम बाद, ताकि कोई भी एबनॉर्मलिटी हो उसे पता लगाया जा सकते। तो अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो सेल्फ यानी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन होने वाला है। तो अगला पॉइंट है एसेस द लेवल ऑफ पेन इंक्लूडिंग फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन एंड लोकेशन, यानी हम पेन की जो कंडीशन है वो देखेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी देख कितनी बार आ रहा है पेन, यानी कब कब हो रहा है। इंटेंसिटी देखेंगे कि कितना तेज पेन हो रहा है। ड्यूरेशन देखेंगे कि कितनी देर तक हो रहा है। लोकेशन देखेंगे कि कहाँ पर हो रहा है। तो ये पेन को असेस करेंगे। असेस द एंजाइटी लेवल एंड प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, यानी एंजाइटी लेवल को हम देखेंगे और उसे क्या करेंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। चलिए आगे की तरफ चलते हैं अब। ऑपरेटिव मैनेजमेंट, ऑपरेटिव मैनेजमेंट यानी ऑपरेशन के दौरान कौन कौन सा मैनेजमेंट यानी क्या क्या उसमें परफॉर्म करते हैं। तो ऑपरेशन से पहले का जो मैनेजमेंट होता है उसे देख लेते हैं। प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट, यानी एजुकेट करेंगे, एजुकेट द पेशेंट अबाउट सर्जिकल प्रोसीजर, यानी जो सर्जिकल प्रोसीजर है वो पेशेंट को हम अच्छे से बताएंगे। रिड्यूसिंग फियर एंड एनजाइटी, जो पेशेंट की फियर और एनजाइटी है उसे कम करेंगे। और इम्प्रूव कोपिंग एबिलिटी, और कोपिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करेंगे। चेक द वाइटल साइन, और वाइटल साइन उसके चेक करेंगे, जैसे बीपी हुआ, बीपी, रेस्पिरेशन, पल्स रेट, ये सारी चीज़ें, और टेम्परेचर, ये इस तरह की चीज़ें सब उसकी चेक करेंगे। कंप्लीट लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन बिफोर सर्जरी, यानी सर्जरी से पहले जितने भी लैब टेस्ट होते हैं वो सब करा के रख लेंगे। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ़ द पेशेंट इज़ एनीमिक, यदि पेशेंट एनीमिक है यानी ब्लड की कमी है तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे उसे। प्रॉपर स्किन प्रिपरेशन एट सर्जिकल साइट, यानी जहाँ पर सर्जरी होनी है वहाँ पर स्किन को प्रिपेयर कर लेना है। और प्रोवाइड जनरल प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, और जो भी जनरल प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर होती है वो उसे प्रोवाइड कर देनी है, यानी दे देनी है पेशेंट को। तो आगे देखते हैं हम इंट्रा ऑपरेटिव, यानी ऑपरेशन के दौरान कौन कौन सा क्या मैनेजमेंट दिया जाता है। सेंड द पेशेंट इन ऑपरेशन रूम, यानी जो पेशेंट होता है उसे ऑपरेशन रूम में भेज दिया जाता है। ऑल द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट शुड बी सेंट विद पेशेंट, पेशेंट के साथ जितनी भी लैब टेस्ट और रिपोर्ट वगैरह होती है वो सब भेज दी जाती है ऑपरेशन रूम में। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया उसे दे दिया जाता है। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देनी है कि भाई कुछ नहीं होता, ये नॉर्मल चीज़ है, और जो कैंसर है ये रिमूव हो जाएगा, जो जो भी दिक्कत है वो सारी परेशानी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह की उसे सपोर्ट देनी है एक तरह से पेशेंट को, ताकि वो स्टेबल रह सके। आगे की तरफ देखते हैं। अब देखते हैं हम पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। प्रोवाइड लेटरल पोजीशन, यानी लेटरल पोजीशन हमें उसे प्रोवाइड करनी है। लेटरल का मतलब होता है एक साइड से उसे लिटा देना है। असिस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, उसकी कॉन्शियसनेस देखनी है, उसके लेवल को देखना है।
चेक द वाइटल साइन, और वाइटल साइन चेक करते रहना है उसका, पेशेंट का, जैसे बीपी हो गया और टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, वो सब। रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड, और फ्लूइड उसमें रिप्लेसमेंट करना है, यानी फ्लूइड को देना है। अदर केयर सिमिलर टू जनरल पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, जो भी अदर केयर होती है जो जनरल पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में दी जाती है वो उसे दे देनी है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस, डिस्टर्ब बॉडी इमेज रिलेटेड टू इफेक्ट ऑफ मास्टेक्टोमी, यानी जो बॉडी इमेज डिस्टर्ब हो जाएगी किसके कारण, मास्टेक्टोमी। इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू सर्जिकल प्रोसीजर, यानी सर्जिकल प्रोसीजर की वजह से इम्पेयर हो जाता है, इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी हो जाती है। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू सर्जिकल वाउंड, यानी जो सर्जिकल वाउंड है उसकी वजह से किसकी रिस्क बढ़ जाती है, इन्फेक्शन की। और रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू ट्रीटमेंट प्रोसेस, जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन का रिस्क बढ़ जाता है। एक्यूट पेन रिलेटेड टू सर्जिकल साइट, और एक्यूट पेन देखने को मिलेगा सर्जिकल साइट पे। ये थे हमारे नर्सिंग डायग्नोसिस। और ये जो ब्रेस्ट कैंसर का जो टॉपिक था वो पूरा हो चुका है, तो थैंक यू। इसमें एक चीज़ आप देख लेना, जो भी ब्रेस्ट कैंसर ट्यूमर मार्कर जो होता है वो क्या होता है। एक तो CA 125 ये ब्रेस्ट ट्यूमर मार्कर हो। CEA CEA, और कौन सा होता है, HER2। ये तीनों क्या होते हैं, ये ब्रेस्ट ट्यूमर मार्कर होते हैं। तो ये आप लिख लीजिएगा, ट्यूमर मार्कर है CA 125 और CEA, और कौन सा होता है HER2, यानी ये 3 मार्कर होते हैं। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। यहीं से क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे तो यहीं से एक आधा न एक आधा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये ब्रेस्ट कैंसर था जो कंप्लीट हो गया है, और उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो। तो इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, फ्रेंड ग्रुप में और कॉलेज में शेयर करें। थैंक यू।